तो इंटेग्रल सबसे पहले उन्होंने धार्मिक इंटेग्रेशन बताया, उसके बाद वो राजनीति की तरफ आए। दीनदयाल जी ने कहा कि राजनीति में संसार के अंदर दो विचारधाराएं बिल्कुल एक दूसरे की विरोधी चल रही हैं, वहाँ भी कन्फ्लिक्ट हो रहा है और उस कन्फ्लिक्ट में भी कन्फ्लिक्ट है। एक विचारधारा तो चल रही है इंडिविजुअल फ्रीडम की, जिसको डेमोक्रेसी कहते हैं, प्रजातंत्र। अब दीनदयाल जी लिखते हैं कि जो वास्तविक प्रजातंत्र है वो पश्चिम का तंत्र प्रजातंत्र नहीं है, उसको हम प्रजातंत्र नहीं कह सकते, उसको हम बहुतंत्र कह सकते हैं। एक पार्टी के 51 सीट आ गई और एक पार्टी की 49 सीट आई, कोई मार्जिन नहीं है, लेकिन 51 वाला जो है उसकी बात को क्योंकि व्हिप इशू हो जाएगा कि कोई आदमी इसके खिलाफ वोट नहीं डालेगा, और वो 49 आदमी जो हैं बिल्कुल बराबर उनकी शक्ति है, वो अगर सही बात भी कह रहे होंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा मोशन उनका। तो कहते ये डेमोक्रेसी नहीं, प्रजातंत्र नहीं है। हमारे ऊपर यही प्रजातंत्र ला दिया। हमारे संविधान ने जो अमेरिकन सिस्टम था, तो इसमें क्या हो रहा है, पार्टियां एक दूसरे के साथ संघर्ष करती रहती हैं और एक दूसरे को नीचा गिराने के लिए कि एक दूसरे गिर जाए, हर तरह के कुचक्र चलते हैं। ये संघर्ष का भाव जो आया डार्विन का, इसको ख़त्म करो। ये डार्विन का कैसे ख़त्म होगा? तो उन्होंने कहा भारत का इंटेग्रलिज्म लाओ। अगर कोई अपोजिशन की पार्टी भी कुछ अच्छी बात कह रही है तो उसको स्वीकार करो, और हमारी पार्टी में भी इतना होना चाहिए कि ये बात जो तुमने कही है कि इसको, चाहे मैं तुम्हारी पार्टी का मेंबर हूँ लेकिन ये ठीक नहीं है बात। तो बहुतंत्र आ रहा है प्रजातंत्र के नाम से, और प्रजातंत्र में क्या हो रहा है कि जो बहुतत्व वाले आदमी हैं वो डिक्टेटर बन करके जो हम कह रहे हैं वही सत्य है। तो दीनदयाल जी इसके बहुत विरोधी हैं। जो तुम कह रहे हो वही सत्य है, तुम अपनी बात का परख नहीं करे। तो कहते एक तरफ तो ये विचारधारा चल रही है, इस विचारधारा का परिणाम ये हुआ है कि सोसाइटी के अंदर कन्फ्लिक्ट ही कन्फ्लिक्ट पैदा हो गए हैं, झगड़े ही झगड़े पैदा हुए हैं, नो इंटेग्रल, कहीं इंटेग्रल तत्व नहीं है। और दूसरी तरफ चला है वर्ग संघर्ष, जिसको हम कहते हैं कम्युनिज्म। मार्क्स ने कहा कि सारा इतिहास संघर्ष से चल रहा है। दो वर्ग होते हैं इतिहास में, और वो दोनों वर्ग जब एक दूसरे से टकराते हैं तो एक वर्ग दूसरे को कुचलने की कोशिश करता है। सबसे पहले दुनिया के अंदर जब आदमी जंगलों में घूम रहा था और बिल्कुल ऐसा था कि तो उसके बाद आदमी जब थोड़ा सा सभ्य बना, और सभ्य कैसे बना कि उसने एग्रीकल्चर शुरू कर दी। जो शिकारी लोग हैं उनको एक जगह रहने की आवश्यकता नहीं होती, घुमक्कर शिकार मारा खा लिए, लेकिन जब वो एग्रीकल्चर का काम करते तो वहाँ रहना पड़ता है, खेती को देखना पड़ता है। तो सेटलमेंट धीरे धीरे बनने शुरू हो गए। अब ये सेटलमेंट जो थे, इन पर क्या हुआ, जब वो शिकारी थे तब तो ये था कि एक आदमी उन शिकारियों को, सबको जो सबसे तकड़ा था उनके ऊपर बैठ जाता था, और वो उन शिकारियों को कहता था तुम शिकार करके लाओ, मैं रखूँगा यहाँ। तो ऐसी एक संघर्ष बना, वर्ग संघर्ष। अब ये शिकारियों के जो शिकार करने जाते थे, इनके मन में एक भावना पैदा हुई कि हम शिकार मार के लाते हैं, जितना खाया जाता तो उतना तो खा लेते हैं, जो बचता है ये शिकार मारने जाता नहीं, यहीं बैठा रहता है कि मैं तुम्हारे शिकारों की सुरक्षा करूँगा। तो ये उसको बचे हुए शिकार को रख लेता है, इसका क्या अधिकार है? तो उन्होंने कहा एक ही तरीका हो सकता है, ये तकड़ा है इसलिए इसने हमें गुलाम बनाया हुआ है, अगर कोई भी चूंचा करेगा तो इसका सर काट देगा ये। तो एक काम करो, यूनिटी लाओ अपने अंदर, और जब यूनिटी आएगी तो हम मिल करके इसको मार देंगे और संपत्ति के मालिक हम बन जाएंगे। तो कहते हैं वहीं से शुरू से ही जब इंसान ने होश संभाला तभी से वर्ग संघर्ष शुरू हो गया। अब वर्ग संघर्ष में क्या हुआ कि धीरे धीरे जब खेती होने लगी तो खेती में कुछ आदमी तो बन गए जिन्होंने ज़मीन पर कब्जा कर लिया, फ्यूडल सामंत बन गए, और कुछ लोग जो थे उन्होंने पैसा दे करके काम करना शुरू किया कि तुझे इतनी तनख्वाह दी जाएगी, तो खेत जोता कर। वो किसान बन गए सारे के सारे। अब किसानों में और इनमें भी यही झगड़ा हुआ
किसान कहने लगे हम इतना पैदा करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, सारा करते हैं, ये जो है जिसकी ये ज़मीन, वो कहता ज़मीन का मालिक मैं हूँ, मेरी ज़मीन नहीं होगी तो क्या जोत लोगे तुम, कहाँ से ले आओगे, इसलिए मुझे इतना पैसा दो। लेकिन होता क्या है, जितना वो पैदा करते हैं किसान, उतना खाया नहीं जाता, उसमें सरप्लस हो जाता है, और सरप्लस चीज़ को ये रख लेता है। होना ही चाहिए कि जो सरप्लस हो गया उसको और बांट दें इनको, भाई तो मैं 2 मन अनाज दिया था मैंने, अब 4 मन ले जाओ, इतना बच गया इसको, ये उसको छोड़ता नहीं। तो यहाँ से फ्यूडल लोगों में शुरू हो जाता है। अब ये फ्यूडल में भी क्या करते हैं, फिर जब किसान इकट्ठे होते हैं तो फ्यूडलिज्म को उखाड़ के फेंक देते हैं, और फ्यूडलिज्म को उखाड़ के क्या करते हैं कि वो जो लैंड लॉर्ड था ना, वो कहता है अब किसानों में तो हो गई यूनिटी, अब मैं क्या करूं, तो जितना मेरे पास सरप्लस बचा है इसको ये लूट लाट के ले जाएंगे, तो वो उसको कन्वर्ट कर देता है इंडस्ट्री में, वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ खड़ी कर देता है। और वो जो किसान पहले खेत पे काम कर रहा था बेचारा, उसको खेत में कुछ नहीं रहता, उसको मजदूर होकर के वहाँ आ जाता है। लेबर, बूर्जुआ क्लास और प्रोलेटारिएट क्लास, प्रोलेटारिएट जमा मेहनत करने वाले लोग, प्रोलेटार का मतलब होता है लेबर, मेहनत करने वाला, और बूर्जुआ का मतलब होता है माल को हड़प करने वाला, कैपिटलिस्ट। तो कैपिटलिस्ट जो है वो माल को हड़प करता है सारा, इतना बड़ा कारखाना लगा दिया, और मजदूर को मजदूरी जो देता है वो क्या देता है, सर्वाइवल वैल्यू, तनख्वाह कितनी देगा। अब इन्होंने फैक्ट्रियों में बड़ी बड़ी चीज़ें पैदा कर दी, कारें खड़ी कर दी, लेकिन तनख्वाह कितनी है, उतनी देगा जितनी जिस दिन पहले दिन लगा था उतनी। भाई अब तो कारें बाज़ार में बड़ी महंगी हो गई, अब तो हमारी तनख्वाह बढ़ा दो। कहता तुम्हें बाज़ार से क्या मतलब, तुम्हें तो वही तनख्वाह मिलेगी जो 2000 मिल रही थी, 2000 मिलेगी। तो वेज अर्नर बेचारा मरना शुरू हो जाता है, और जो संपदा वो पैदा कर रहा है, तो जो प्रोड्यूस कर रहा है, उस प्रोड्यूसर का मालिक नहीं बनता वो। तो यहाँ भी क्लास कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। नतीजा क्या होता है, लेबर, मार्क्स ने आवाज़ लगाई, मज़दूरों दुनिया के एक हो जाओ। और उसने कहा कि तुम इस चीज़ को देखो, कन्फ्लिक्ट को, इसको गहराई से देखो। क्या गहराई है? पहली चीज़ उसने कही कि आपका जो ये शोषण कर रहा है कैपिटलिस्ट, ये अय्याशी में पैसा इकट्ठा कर रहा है, ये खूब माल उड़ा रहा है, ये बड़े बड़े महलों में रह रहा है, और तुम्हें इसने कह दिया सर्वाइवल वैल्यू, झोंपड़ी में रहो, तुम मरोगे नहीं, धूप वूप इसमें, इसलिए सर्वाइव, छोटा सा मकान, लेबर के मकान बड़े छोटे से बना दिए। या अपने मकान की तरह क्यों नहीं बना के देता तुम्हें, जबकि प्रोड्यूस तुमने किया, जो कुछ उस फैक्ट्री में बनाया वो तो तुम्हारा बनाया हुआ है। तो उसने कहा कि इसलिए जो तुम्हें एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो एक तो कहते हैं मैं स्पिरिचुअल, उनके अंदर एक स्पिरिचुअल भाव जगा रहा हूँ, स्पिरिचुअल ने स्वाभिमान। तो मार्क्स ने कहा पहला भाव तो मैं ये जमा रहा हूँ, स्वाभिमान का भाव। नोबडी कैन एक्सप्लॉइट यू अनलेस यू आर रेडी टू बी एक्सप्लॉइटेड। तो कहते दूसरा मैं कह रहा हूँ कि कैपिटलिस्ट की वीकनेस ये है कि एक सरमाएदार दूसरे सरमाएदार को बढ़ता हुआ नहीं देख सकता। अंबानी ये नहीं कोशिश करेगा कि टाटा मेरे मुकाबले में आ जाए, और टाटा अंबानी को गिराने की कोशिश करेगा कि ये मुझसे आगे निकल गया है। तो कहते हैं कैपिटलिस्ट की वीकनेस है कंपटीशन, और ये जो वीकनेस है इसका फ़ायदा उठा के तुम अपनी वीकनेस बनाओ, इसका उल्टा स्ट्रेंथ यूनिटी, लेबर ऑफ द वर्ल्ड, लेबरर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइटेड। और कहते फिर इसका टकराव करो, कैपिटलिस्ट को एलिमिनेट कर दो। जब तुम दुनिया के मजदूर इकट्ठे हो जाओगे तो दुनिया में कैपिटलिस्ट कितने हैं, 2000 बड़े बड़े इंडस्ट्रिस्ट हैं, और तुम कितने हो, 2 करोड़ लेबर सारी। तो इसको कैपिटलिस्ट को बिल्कुल ख़त्म कर दो, एक खूनी इनकलाब आएगा। ये लिखा हुआ है एक एक के घर पर कि अब एक देव आ रहा है, बड़ा भयंकर देव, दानव के रूप में लेकर के आ रहा है, और तुम्हारे घर पर जहाँ निशान लगे होंगे वहाँ खून की नदियाँ बहा देगा वो। इसलिए कैपिटलिस्ट अगर देना है अपना ये धन तो दे दो समाज को, नहीं दोगे तो क्या होगा कि ज़बरदस्ती तुमसे छीन लिया जाएगा। तो इसलिए तीसरा मंत्र क्या है, उन्होंने कहा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में, जिन्होंने हमारा खून चूसा है अब तक, अब हम उनका खून चूसेंगे। कन्फ्लिक्ट, झगड़े,
और जब सारा काम ये हो जाएगा तो वो वर्ग संघर्ष को मार ख़त्म करके कम्युनिज्म स्थापित कर देंगे। और कम्युनिज्म में क्या होगा? इंटेग्रल। अब हमारी जो प्रोड्यूस है उस प्रोड्यूस पे हमारा ही अधिकार है। ये नहीं कि पैदा हम कर रहे हैं, चीज़ें हम बना रहे हैं, अधिकारी ये बन गया। तो जब ये आ जाएगा तो वही चीज़ आ जाएगी जो इंटेग्रेशन आती है। लेकिन इसमें होगा क्या कि राज्य के हाथ में सारी सत्ता चली जाएगी, स्टेट, और स्टेट बड़ा मॉन्स्टर बन करके खड़ी हो जाएगी। वो इंडिविजुअल को, जितने भी लेबरर हैं, पहले वो उस कैपिटलिस्ट के दास थे, अब वो स्टेट के दास होकर सरकारी मुलाजिम बन गए। लेकिन शोषण उनका वही हुआ, तनख्वाह तो उनकी फिक्स है। तो दोनों का क्रिटिसिज्म किया है उन्होंने, दोनों के दोष निकाले हैं बहुत विस्तार से हमारे दीनदयाल जी ने। डेमोक्रेसी जो पाश्चात्य से आई है, इंडिविजुअलिज्म उसके अंदर आ गया है सारा। इंडिविजुअल आने की वजह से इंडिविजुअल हर एक आदमी अपने अधिकारी के लिए लड़ रहा है, तो संघर्ष हो रहे हैं, इंटेग्रेशन नहीं आ सकता। मैं अपने अधिकार के लिए लड़ रहा हूँ, दूसरे का अधिकार चाहे कुछ भी हो। तो कहते हैं कि ये जब संघर्ष शुरू हो जाते हैं तो समाज के अंदर बस टेंशन ही टेंशन दिखाई देती है और कुछ नहीं दिखाई देता। और कम्युनिज्म में भी यही हुआ कि जो ब्यूरोक्रेट थे, पार्टी के आदमी थे, अफसर बन के बैठ गए। उन्होंने मजदूरों का शोषण उसी तरह शुरू किया जैसे कैपिटलिस्ट करता था। और उन्होंने एक नक्शा बनाया उनको कि हम तो कैपिटलिज्म का खून चूसने के लिए ये सारा कर रहे हैं, इतनी कठोरता ला रहे हैं, डिक्टेटरशिप जो लाए हम। एक दिन को आएगा जब स्टेट ख़त्म हो जाएगी, राज की सत्ता नहीं रहेगी और तुम सब लोग स्वतंत्र हो जाओगे। इसलिए तुम हमारी डिक्टेटरशिप को मजबूत इसलिए करो कि कैपिटलिज्म कहीं ना उभर ना आए दोबारा उसका। तो कहते हैं ऐसा कह कर के वो खून चूसते हैं वो भी, और उसी तरह खून चूस रहे हैं वो लोग जैसे कैपिटलिस्ट चूसते थे। तो कहते हैं हमें इन भारत के अंदर इन दोनों का, सोशलिज्म और प्रजातंत्र पाश्चात्य जो है, इनमें आपस में भी अंदर भी इंटरनल कन्फ्लिक्ट भी हैं और आपस में भी कन्फ्लिक्ट हो रहा है। रूस चाह रहा है अमेरिका की व्यवस्था को मिटा दो, जहाँ इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करने का पूरा अधिकार है, वहाँ लेज़र फेयर ही सिस्टम आ गया है। यानी जिस आदमी के अंदर जितनी शक्ति है उतना खूब पैदा करो और खूब मुनाफा कमाओ, जिस भाव बेचो। मंडी का नियम चलता है वहाँ। मंडी का नियम क्या है कि डिमांड एंड सप्लाई। एक चीज़ जो आज बिक रही है, आलू बिक रहे हैं आज 8 रुपये किलो, लेकिन कल आलू का डिमांड बढ़ जाता है, लोग आलू की पोटैटो चिप्स वगैरह कुछ बनाना शुरू देते हैं, तो आलू का डिमांड बढ़ गया। वही आलू जो आप कल तक 4 रुपये किलो बेच रहे थे, अब देखा कि मंडी में आलू की मांग बढ़ गई है तो आपने उसको 20 रुपये किलो कर दिया। और ये जो सरप्लस बचा, क्योंकि प्रोड्यूस तो 4 रुपये में बिका था और यहाँ 20 रुपये में तुम बेच रहे हो, तो वो 16 रुपये जो एक्सेस बच गए उससे आपने अपना क्या किया, कैपिटल फॉर्म करना शुरू किया। तो इन्होंने कहा कि एक्चुअली क्या है, ये जितना कैपिटल है इसको नष्ट करने के लिए, कैपिटलिज्म को नष्ट करने के लिए कम्युनिज्म आया, और कम्युनिज्म को नष्ट करने के लिए कैपिटलिज्म खड़ा हुआ। इन्होंने कहा तुमने इंडिविजुअल की स्वतंत्रता बिल्कुल नष्ट कर दी है, जो स्टेट कहेगी तुम्हें वही करना पड़ेगा। तुम्हारे पास 4 कमरों का मकान है और अगर स्टेट देखती है कि इसके बच्चा तो कोई है ही नहीं, पति और पत्नी है, तो स्टेट कहेगी 2 मकान 2 कमरे सरेंडर करो। अब आप ये नहीं कह सकते कि मैंने 4 कमरों का अपनी तनख्वाह में से बनाया, नहीं, इमीडिएटली स्टेट को सरेंडर कर दो। तो स्टेट जो है एक मॉन्स्टर बन करके खड़ी हो गई है, दानव बन के खड़ी हो गई है, और वो भी खून चूस रही है लोगों का। तो दीनदयाल जी ने कम्युनिज्म का और डेमोक्रेसी का, दोनों का बहुत खंडन किया है और दिखाया है, दोनों के बारे में दिखाया है कि भारत की जो आत्मा है, ये दोनों, इन दोनों से कोई भी भारत के लिए उपयोगी नहीं है। इन दोनों को हटाना पड़ेगा। और कैसे हटाएंगे? इंटेग्रल। इनके जो गुण हैं उनको हम ले लेंगे, प्रजातंत्र में क्या क्या गुण हैं और कम्युनिज्म में क्या क्या गुण हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कम्युनिज्म कहेगा कि हम लोगों को, किसी को हमारे यहाँ कोई भूखा नहीं मर सकता,
जहाँ कम्युनिस्ट कंट्री हैं, चाहे तनख्वाह कम देते हैं लेकिन भूखा कोई नहीं मिलेगा हमारे यहाँ। और वहाँ क्या है, वहाँ जो लेजिस्फेयर ही है, एक आदमी ने अपनी इंडस्ट्री इतनी बना ली और दूसरे आदमी को जो बेचारा गरीब था उसकी मूंगफली भी बाज़ार में नहीं दिख रही, तो वो भूखा मर रहा है। तो ये जो संघर्ष है तो यहाँ जो हो रहा है, इसमें से इसके दोष को हम निवारण करेंगे। कैसे करेंगे? भारतीय इंटेग्रलिज्म लाएंगे वहाँ। तो इन्होंने सबसे पहले यही काम किया कि सारी पाश्चात्य समाज व्यवस्था को, पाश्चात्य राजनीतिक व्यवस्था को और पाश्चात्य अर्थव्यवस्था को, ना कैपिटलिज्म में अर्थव्यवस्था ठीक है, वहाँ भी लोग बड़े भूखे मर रहे हैं, और ना कम्युनिज्म में ये है कि कम्युनिज्म एक मशीन का पुर्जा बन कर रह गया है आदमी। अब अमेरिका में क्या किया है, दीनदयाल जी ने लिखा है कि अमेरिका में क्या किया है कि उन्होंने दावा किया कि हम 5 दिन काम करते हैं और 2 दिन एंजॉय करते हैं। तो कहते 5 दिन आदमी जो है ऐसा काम करता है कि मशीन का पुर्जा बन जाता है, वो उसका इंडिविजुअलिज्म ख़त्म हो जाता है 5 दिन। वो खूब पैदा करता है, इतना पैदा करो क्योंकि लेजिस फेयर ही है, जितना पैदा करोगे तुम उसके मालिक तुम ही होगे। कम्युनिज्म की तरह से तो है नहीं कि स्टेट मालिक होगी। तो वो इतना पैदा करता है, 5 दिन बिल्कुल ये भूल जाता है कि मैं मशीन नहीं हूँ, आदमी हूँ, बल्कि कहता है कि इतना पैदा करोगे, जब 2 दिन की छुट्टी हो शनिचर इतवार की, मैं बड़े बड़े होटलों में, बड़ी बड़ी पिकनिक स्पॉटों में, बड़ी बड़े के जाके क्लबों में एंजॉय करते। तो कहते दीनदयाल जी कहते हैं कि वहाँ जीवन 2 दिन है। आदमी 2 दिन तो जीवन एंजॉय कर रहा है, 5 दिन वो मशीन के पुर्जे की तरह है, वो आदमी इंसानियत नहीं है बिल्कुल इसके लिए। ऐसे ही कहते कम्युनिज्म में है कि कम्युनिज्म में भी हो रहा है कि आदमी जो है वो मशीन का पुर्जा बन गया है स्टेट का, और स्टेट जितना दे रही है उतना ही लेगा। स्टेट कहेगी कि जैसे मैं बताया हुआ है कि उन्होंने कहा है कि स्टेट कहेगी कि तुम्हारे पास 4 कमरे नहीं हैं तुम्हें, तो वो कहेगा जी मुझे ज़रा थोड़ा आराम करने के लिए 1 कमरा चाहिए। नहीं तुम पति पत्नी क्या करोगे, इसलिए 2 कमरे यहाँ दे दो। और इन्होंने एक और चीज़ चलाई कि आदमी जो है वो जब परिवार बना कर रहेगा तो सारी करप्शन परिवार के लिए करेगा। तो इन्होंने कल्पना की कम्यून बना दो, कम्यून में बच्चे भी कॉमन पैदा होंगे, स्त्रियां हैं वो किसी की कोई पत्नी नहीं है, और बच्चे जो हैं उनको कोई नहीं कह सकता मेरा बच्चा है। जब बच्चों को मेरा नहीं कहेगा तो बच्चों से मोह ही नहीं होगा, और जब मोह नहीं होगा तो उसके लिए संपत्ति इकट्ठी नहीं करेगा। वो स्टेट के ही बच्चे होंगे और स्टेट इनका पालन करेगा। लेकिन दीनदयाल जी कहते हैं कि जो मानव प्रवृत्ति के, मानव की जो इंस्टिक्ट है, मानव के अंदर जो मानवता का स्वाभिमान है, मानव के अंदर जो एक ईगो का सेंस है, उस मानव के सेंस ने, ईगो ने क्या किया कि इनकी जो कपोल कल्पना थी बिल्कुल नष्ट हो गई। एक भी कम्यून नहीं बन सका, सब जगह फैमिली बन गई। और जब फैमिली बनती है तो आदमी के अंदर समाज से इंडिविजुअल, मेरा परिवार ये है, मैं अपने परिवार के लिए करूँगा, ये अपने, तो कम्युनिज्म ही फेल हो गया। जो चाहते थे कि कम्युनिज्म के सब चीज़ कॉमन हो, वो फेल हो गया। दीनदयाल जी ने कहा कि ऐसे ही थोड़े दिनों में ऐसा समय आ रहा है जब ये स्टेट की मोनोपोली जो है, और स्टेट की मोनोपोली क्या है, ये ब्यूरोक्रेट की मोनोपोली है। ब्यूरोक्रेट अय्याश हो गए हैं। ये जैसे आपने एक आदमी को, जो करप्ट आदमी था और सारे बैंकों को और सबको लूट कर खा रहा था, आपने क्या किया, उसकी जगह एक ब्यूरोक्रेट बिठा दिया, कम्युनिस्ट। वो कम्युनिस्ट भी वैसे ही लूट करके खा रहा है, गरीबों को कुछ नहीं दे रहा, अपनी अय्याशी के लिए लूट रहा। तो आपने हेड तो डिस्प्लेस कर दिए, लेकिन हेड डिस्प्लेस क्या हुआ, आदमी की प्रवृत्ति तो नहीं बदली, वो उसमें से माल लूट रहा है। तो उन्होंने कहा, दीनदयाल जी ने, दोनों ही पद्धति भारत के लिए हानिकारक हैं, भारत की जो आत्मा है उसके साथ मेल भी नहीं खाती। तो इसलिए दोनों का खंडन किया उन्होंने। ना प्रजातंत्र जो आजकल पाश्चात्य में चल रहा है, जिसमें से सारा इंडिविजुअल निकल के खड़ा हो गया है, व्यक्तिवाद खड़ा हो गया है, अधिकारों की होड़ खड़ी हो गई है, संघर्ष खड़ा हो गया है, सारा घर घर में संघर्ष हो रहा है। और ना ये कम्युनिस्ट जिसमें स्टेट की मोनोपोली में आदमी स्टेट का पुर्जा बन कर रह गया है, आदमी एक पशु की तरह जीवन व्यतीत करने वाला बन गया है, उसका स्वाभिमान ही ख़त्म हो गया। और ब्यूरोक्रेट जो हैं वही काम कर रहे हैं शोषण का, जो कैपिटलिस्ट पे इल्ज़ाम लगाते थे हम। तो इन्होंने कहा कि हमें दोनों को निकालना पड़ेगा।
और हम इनको निकालेंगे नहीं, बल्कि क्या करेंगे, इनका समन्वय कराएंगे, क्योंकि हम इंटेग्रल हैं। हम ये करेंगे कि हम इनके अंदर जो दोष हैं, जिनके कारण से वहाँ दोष उत्पन्न हो गए हैं और सारा विखंडन हो गया है वहाँ, और जिनके कारण से उस समय तो कम्युनिज्म का डंका बज रहा था दुनिया में, लेकिन उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि जो स्टेट का शोषण है ये बहुत ख़तरनाक है। स्टेट एक शिकंजा बना करके आदमी को ऐसा कर लेती है जैसे हम कुत्तों को जंजीर में बांध देते हैं। कहते कम्युनिज्म ज़्यादा दिनों चलने वाला नहीं है, नष्ट हो जाएगा, क्योंकि आदमी ज़्यादा दिनों तक स्लेव बन कर नहीं रह सकता। तो थोड़े दिनों बाद यही हुआ, कम्युनिज्म का दुनिया से नाम निशान मिट गया। तो ये पहला काम जो है इन्होंने पहले चैप्टर में सारी पाश्चात्य व्यवस्था का बहुत सशक्त खंडन किया है। पाश्चात्य में कहीं इंटेग्रल है ही नहीं, सब जगह इंटेग्रल की वजह से पाश्चात्य में संघर्ष ही संघर्ष, संघर्ष ही संघर्ष, घर घर के अंदर संघर्ष, बाप बेटे का संघर्ष, पति पत्नी का संघर्ष, लेबर का कैपिटलिस्ट के साथ संघर्ष, बाज़ार में एक दूसरे इंडस्ट्रियलिस्टों का आपस में संघर्ष, जो पूंजीपति हैं वो भी आपस में लड़ रहे हैं, और ऐसे कम्युनिस्ट सोसाइटी में चल रहे हैं ब्यूरोक्रेट का और लेबर का संघर्ष जो भाग जाए। तो इस संघर्ष में से हमने क्या करना है, कहते हैं वहाँ इसलिए संघर्ष है कि डार्विन का लॉ चल रहा है वहाँ, दोनों डार्विन का लॉ मानते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट होगा सर्वाइव कर जाएगा, जो कमज़ोर है मर जाएगा दुनिया में। तो कहते हमने ये कहना है कि नहीं, जो फिट नहीं है उनको भी जीने का अधिकार है। कहते मार्क्स ने कहा था कि ओनली दोज विल ईट हु विल दोज हु विल अर्न शैल बी अलाउड टू ईट ब्रेड। जो आदमी मजदूरी करके कमा करके ला रहे हैं उन्हीं को हम ब्रेड खाने देंगे, और जो आदमी बेचारा बीमार हो गया या कुछ हो गया तो उसको मार देंगे। और कहते दीनदयाल जी कि हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ ये कि घर में एक कमा रहा है और 10 आदमी भी रोगी हैं या अयोग्य हैं कमाने के, वो 10 के 10 खा रहे हैं। हमारे यहाँ परिवार की इंटेग्रिटी है कि 10 के आदमी मिलकर के परिवार बनता है, इंडिविजुअल का हमारे यहाँ कोई निशान नहीं। तो हमारे यहाँ हर जगह हमारे यहाँ संघर्ष दिखाई नहीं देता। प्रकृति का और पुरुष का संघर्ष, कहते हैं हमारी तो फिलॉसफी कहती है कि अगर पुरुष प्रकृति से टकरा जाए तो व्यवस्था ही नहीं बनेगी, संसार ही पैदा नहीं होगा। तो हमारे यहाँ पुरुष प्रकृति के साथ समन्वय करता है, इंटेग्रल करता है, और तब से ये सारी सृष्टि पैदा होती है। कि ये परिवार में हमारे यहाँ आ गया है कि पुरुष और स्त्री दोनों मिलकर के अगर संचालन करेंगे तो परिवार की व्यवस्था ठीक चलेगी, बच्चे संस्कार बनेंगे, और पति पत्नी आपस में करने लगेंगे तो जो ब्रोकन होंगे वहाँ तो क्रिमिनली पैदा होंगे। तो हमारे यहाँ इंटेग्रल है, नहीं परिवार में मिलकर। तो हमारे यहाँ हर जगह इंटेग्रल दिखाई दे रहा है, और वहाँ हर जगह संघर्ष। अब वहाँ क्या कहते हैं, प्रकृति को हम कहते हैं माँ है, न मैं प्रकृति भद्राय नियता प्रता संता। हे प्रकृति, तुम हमारी माँ हो, पोषण करती हो, हम तुम्हें माँ के रूप में नमस्कार करते हैं बार बार। और वहाँ क्या क्या है, प्रकृति रेड इन इट्स क्लॉ, प्रकृति के पंजे जो हैं वो खून हैं, तुम्हें मिटाना चाहते हैं। इंसान को मिटाने में लगी हुई है प्रकृति। ऐसी ऐसी बीमारियां कभी पैदा कर देती है, कभी पशु खा जाते हैं कि आदमी को मिटाने पुरुष का। तो हमारे यहाँ जब ये माना गया कि प्रकृति से हमारा पुरुष का कोई संघर्ष नहीं है, और जब वो कहते हैं प्रकृति को हम प्रकृति को मिटाएंगे या प्रकृति हमें मिटाएगी, तो वहाँ प्रकृति को उजाड़ने में लगे हुए हैं लोग। लाखों वन काट दिए, उनकी लकड़ी ला के फर्नीचर बना रहे हैं, सोफे बना रहे हैं, और जंगल बिल्कुल उजड़ गए हैं वहाँ। भारत ने भी उनसे थोड़ा सा ये सीख लिया, तो भारत में भी शोर मचा कि नहीं, प्रकृति को उजाड़ो मत। ये शब्द जो है ये दीनदयाल जी ने दिया हुआ है। दीनदयाल जी के इंटेग्रल ह्यूमनिज्म में एक शब्द ऐसा मिलेगा जो हमारी सर्वाइवल का कारण बनेगा। हम नष्ट नहीं होंगे। क्यों? उन्होंने कहा प्रकृति का शोषण मत करो, दोहन करो। प्रकृति से उतना ही लो जितनी हमारी आवश्यकता है, दोहन ही दोहन करो। गाय जो है उसका दूध दोहोगे तो इतना दोहोगे वो हमारे दूध काम आ जाए, और ज़्यादा नहीं छोड़ोगे तो खून निकलने लगेगा थनों में से।
तो पाश्चात्य जो है प्रकृति का शोषण कर रहा है। वहाँ एनिमल वेल्थ ही खत्म हो गई है। कई देश तो ऐसे हैं जहाँ कैटिल वेल्थ ही नहीं मिलती, तो मांस सारा यहाँ से हिंदुस्तान से मंगाते हैं। पहले वो गऊ का मांस बहुत शौक से खाते थे, तो कई टन, हज़ारों टन गाय का मांस जाता था। अब हमने गऊ मांस पर पाबंदी लगा दी, तो वो लोग तड़प रहे हैं, वो स्मगलिंग कर करके गाय को मंगवा रहे हैं, क्योंकि उनके यहाँ कैटल वेल्थ ख़त्म हो गई, खा गए सारे। हमारे यहाँ कैटल वेल्थ प्रिजर्व हुई है। जानवरों को मत मारो, तो हमने प्रिजर्व की कैटल वेल्थ और कर रहे हैं। तो ये शब्द जो है दोहन का, ये दीनदयाल जी ने दिया। प्रकृति का शोषण मत करो, नहीं तो प्रकृति तुम्हें नष्ट कर देगी। इकोलॉजिकल बैलेंस जहाँ बगड़ा, वहीं पर तरह तरह की बीमारियां और सब तरह तरह के रोग आने शुरू हो गए। अब इकोलॉजिकल बैलेंस में हमने क्या किया कि हमने ऐसी दवाएं जो केमिकल हैं वो लगा करके लोगों को, चूहों को मारना शुरू किया केमिकल से। उस मरे हुए चूहे को चील और कौवा बड़े शौक से खाते थे। अब वो जैसे ही उन्होंने, चील ने उसमें ठोंक मारी, वो केमिकल चला गया, चील ने छोड़ दिया, कौवा मरा। अब कोई चील आसमान में नहीं दिखाई देती, कौवा आसमान में दिखाई नहीं देता। और चूहे जब सड़ते हैं तो कैंसर फैलता है। वो चूहे पड़े हुए सड़ते रहते हैं, उन्हें कोई उठाने वाला नहीं, तो कैंसर की बीमारी। तो तुम प्रकृति का इकोलॉजिकल बैलेंस बिगाड़ोगे तो तुम्हारे यहाँ इतना कैंसर फैल जाएगा कि आगे कोई बचेगा भी नहीं, घर घर में कैंसर की बीमारी फैल जाएगी। तो दीनदयाल जी ने कहा प्रकृति का शोषण मत करो, प्रकृति का दोहन करो। प्रकृति माँ है, माँ का दूध उतना ही पियो जितना आपके पेट भरने के लिए खा। बदहज़मी के लिए पेट, अगर दूध का ज़्यादा पी लिया तो तुम्हें दस्त लग जाएंगे, बदहज़मी हो जाएगी, मर जाओगे। तो यहाँ कोई प्रकृति का और पुरुष का संघर्ष नहीं है। यहाँ पाश्चात्य जगत में सारे में पुरुष का प्रकृति का संघर्ष है। कोई देश ऐसा नहीं जहाँ प्रकृति को उजाड़ ना रहे हो लोग। और उसी का कारण ये हो रहा है कि ओजोन की लेयर फट रही हैं, कहीं टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। भारत बार बार कह रहा है कि अपना कम करो, ये इंडस्ट्रियल वेस्टेज को कम करो सारे को, क्योंकि भारत में हमारे इंटेग्रल ह्यूमनिज्म कहता है कि प्रकृति को उजाड़ो मत, नहीं प्रकृति तुम्हें उजाड़ देगी। तो दीनदयाल जी ने पाश्चात्य जगत की सारी व्यवस्थाएं जो हैं इनका पहले खंडन किया, उसके बाद अपना भारतीय मंडन किया। इसमें भी चूँकि उन्होंने बहुत विशाल लिखा, तो इसमें भी हम दो जगह बात करेंगे। एक तो ये कि हमारी भारत की चिति क्या है, भारत की आत्मा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि किसी भी समाज की चिति को समझे हुए, अगर आप या राष्ट्र की चिति को समझे हुए उस राष्ट्र का निर्माण करने की कोशिश करोगे तो निर्माण नहीं होगा।